हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीवीपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आज्ञप्ति के प्रकारों। आमतौर पर आज्ञप्ति के प्रकार के रूप में हम प्रारंभिक आज्ञप्ति, अंतिम आज्ञप्ति, भागतः प्रारंभिक और भागतः अंतिम आज्ञप्ति के इन तीन प्रकारों पर चर्चा करते हैं। अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो हम प्रकल्पित आज्ञप्ति की बात करते हैं, यानी डिम्ड डिक्री की बात करते हैं। और उससे भी आगे बढ़ते हैं तो एक पक्षीय डिक्री, एक पक्षीय आज्ञप्ति अर्थात एक्स पार्टी डिक्री की बात करते हैं। लेकिन आज हम इनके अलावा और जो प्रकार हैं डिक्री की, आज्ञप्तियों के जो अन्य प्रकार हैं उन पर चर्चा करें। तो मैं चाहूंगा कि आप आज्ञप्ति के प्रकारों को लिख लीजिए, ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख। Today we have to discuss on the kinds of decrees. Generally, kinds of decree is discussed only preliminary decree, final decree, partially preliminary, partially final decree. And when one goes further, move ahead, then dim decree. And if other some extra move, then ex parte decree is discussed as kind of decree. But today we will discuss the other decrees, the kinds of decrees other than these 4 or 5 decrees, other than preliminary, final, partially preliminary, or partially final, dim decree or ex parte decree. There are several other kinds of decrees, such as सेक्शन 96 में आप जाइए, देखिए वहां लिखा है कॉन्सेंट डिक्री। 96 ओपन करिए, वहां लिखा मिलेगा आपको कॉन्सेंट डिक्री। ठीक है, कि यदि सम्मति पर आज्ञप्ति आई है, सहमति आज्ञप्ति, कॉन्सेंट डिक्री है, तो अपील नहीं होगी। देखिएगा लिखा है 96 अपील का सेक्शन है। ये कौन से डिक्री की अपील होगी? तो लिखा है जनरली सभी डिक्री की अपील होगी, सम्मति पर, सम्मति की आज्ञप्ति से अपील नहीं होगी। देख लीजिए, मैं आपको जो प्रकार लिखवाने जा रहा हूं सारे प्रकार संहिता में कहीं न कहीं लिखित, और इसी नाते यहीं से पढ़ाया जाएगा। और बहुत अच्छी बात ये होगी, ठीक है, सेक्शन 96 सेक्शन 3 आशीष मनीष पांडे वीडियो ऑफ कर लीजिए। मैं चाहूंगा कि पहले आप डिक्री के काइंड्स जो पढ़ने जा रहे हैं, आप पहले उनको लिख लीजिए। ठीक है, रुक जाइए, मैं कर ले रहा हूं स्टॉप वीडियो। ठीक है, हाँ, तो आप डिक्री के काइंड्स लिखिए। सबसे पहले लिखिए आप एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री एक पक्षी आज्ञा। फिर आप लिखिए कॉन्सेंट डिक्री, सम्मति आज्ञप्ति। देन इसी में लिखिए कॉन्ट्रैक्ट डिक्री, यानी इसके बाद लिख लीजिए कॉन्टिजेंट डिक्री एंड डिक्लेरेटरी डिक्री। क्योंकि आप काइंड्स आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए आप प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री, इनको भी लिख लीजिए वन आफ्टर वन। प्रारंभिक डिक्री, अंतिम डिक्री।
अब बहुत ही सरल तरीके से सोचिए, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री? सो डिक्री इज एन एडजुडिकेशन ऑफ, judicial adjudication of a court, by a court, after hearing both the parties on merit. सेक्शन 2 को जरा एक बार हम देख लेते हैं, डिक्री की परिभाषा बहुत हल्के में देखते हैं, परिभाषा के आधार पर हम नहीं बताएंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख। सेक्शन 2(2), डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। इट मीन्स इट इज एन एडजुडिकेशन। फॉर्मल मीन्स वो तो कहां मुहर है कहां सिग्नेचर है वो फॉर्मल, अभी सोचो। इट इज एन एडजुडिकेशन which so far the regards the court expressing it conclusively determines. So conclusive determination of the issues before the court, यानी जिन विवादियों का निपटारा उनका आत्यंतिकता होता है, उसको कुछ बाकी नहीं रह जाता। जिन बिंदुओं का निपटारा होता है आज्ञप्ति के माध्यम से, आज्ञप्ति क्या है? न्याय निर्णयन की औपचारिक अभिव्यक्ति। औपचारिक का मतलब क्या? लिखित रूप में होगी, मुहर लगेगी, सिग्नेचर होगी, या फॉर्मल एक्सप्रेशन। कैसा है? न्याय निर्णय है, न्यायिक निर्णय। और किस बात पर है? जिस किसी बात पर एक्सक्लूसिवली है, उस पर अंतिम है, ठीक है, निश्चयक रूप से, और उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे इशूज फ्रेम होता है तो वो प्रिलिमिनरी प्राइमरी होता है, अभी उस पर एडजुडिकेशन बाकी होता है, लेकिन यहाँ ये डिटर्मिनेशन है, एक्सक्लूसिवली डिटरमाइंड, ठीक है। और इसमें एक बात लिखा है, द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल आर एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी डिस्प्यूट। क्या डिटरमाइन किया जाता है? द राइट्स ऑफ द पार्टीज सब्जेक्ट टू द लिटिगेशन, कॉज एफेक्शन। मतलब जिस राइट की बात की गई है उस सूट में, उसी को अंतिम रूप से अवधारित किया गया है। अधिकारों के, विवादग्रस्त अधिकारों के अंतिम अवधारण को, निश्चयक रूप से अवधारण को जब औपचारिक रूप से न्याय निर्णय के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे आज्ञप्ति। अंतिम अवधारण किस पर होगा? तो सामान्यतः साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य कोई दे या न दे उसका अधिकार है। बताइए, साक्ष्य देना कर्तव्य है कि अधिकार है? जनरली यू रीड देयर इज बर्डन ऑफ, बट अगर लीगल सेंस में चले तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है या राइट टू। सबूत देना हमारा अधिकार है कि हमारा भार है? बताइए। आशी कह रहे हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन तब होता है कि जब आप बियर न करें तो आपके खिलाफ कुछ कोई नेगेटिव एक्शन लिया जाए। यहां अगर आप बर्डन नहीं बियर करेंगे तो जो अगले ने क्लेम किया वो आपके खिलाफ प्रूव हो जाए। अब आपकी चॉइस है कि चाहे तो उसको आप प्रूफ से डिस्कार्ड करें, खंडित करें, या चाहे तो एक्सेप्ट करें। तो फिर तो ये आपका राइट हो गया। हमारा राइट क्या है? बल्कि राइट क्या, फ्रीडम एक तरह से होता है। इट्स अ फ्रीडम। अपना डिफेंस करें या ना करें तो हमारी चॉइस। हम ना करें तो जिसको आप बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, अगर दूसरे सेंस में देखें, इसका मतलब नहीं कि कल से बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं कहेंगे, लेकिन एक दूसरे सेंस में देखा जाए तो ये राइट टू प्रूफ भी है, हमारा अधिकार है। हमने आपको 10,000 रुपया दिया, ये दावा मैं कर रहा हूं कि हुजूर मैंने इनको 10,000 रुपया दिया, ये मेरा लौटा नहीं रहे। आप कोर्ट में आए, आपने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, झूठ बोल रहे हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर आ गया? मेरे पर आ गया। अब अगर मैं कोई प्रूफ ना दूं, मैं कहूं ठीक है सर जाने दीजिए, तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं वसूल पाऊंगा। अगर मैं प्रूफ करता हूं तो आपके खिलाफ बात प्रूफ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर कर दिया देन आप पे बर्डन ऑफ प्रूफ जाएगा। मैंने प्रूफ कर दिया, आपने कहा ठीक हो कि इन्होंने साबित कर दिया, लीजिए मैं दे रहा हूं, जबकि आपको राइट है कि आप डिस्प्रूव कर दें।
आपने नहीं किया तो बर्डन कहां है? राइट है, एक तरह से फ्रीडम है, हम चाहें तो एक्सरसाइज करें या ना करें, हमारी चॉइस है, और जहां कहीं चॉइस हो बर्डन कहां? तो ये लीगल एक व्याख्या होती है, क्योंकि जब इसको इस एंगल से भी देखेंगे तो फिर आप ये समझेंगे, समझिए, तो आप ये समझेंगे कि अगर किसी को अपॉर्चुनिटी दे दी गई, अपॉर्चुनिटी दे दी, तो उसके राइट के एक्सरसाइज के लिए हमने उसको अपॉर्चुनिटी दे दी। अब अगर वो आया ही नहीं तो मान लिया जाएगा कि वो ऑन मेरिट नहीं आना चाह रहा है, और तब एक्स पार्टी डिक्री। फिर समझिएगा, बात को समझिए। न्यायालय की जिम्मेदारी क्या है? अगर आप कहेंगे सर बर्डन है, सर बर्डन आप प्रूफ है, तो हम कहेंगे ऐसा करिए ना, बर्डन है ना, आप प्रूफ मत दीजिए, क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए दे दीजिए, काहे को बर्डन बियर कर रहे हैं, 10,000 रुपए दे दीजिए, हम आपको बर्डन से फ्री कर रहे हैं। क्या मैं बीइंग अ कोर्ट, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? नो, आई हैव टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। इट मींस इट्स नॉट योर बर्डन, it's your right, that opportunity must be given to you, so why it's not only burden, it's right also। अन्यथा हम तो कह देंगे ठीक है, बर्डन क्यों परेशान है, इतना पैसा आपके पास है, 10,000 मांग रहे हैं, दे दीजिए इनको, क्या बर्डन आप बियर कर रहे हैं? नो, इट्स नॉट बर्डन, इट्स माय राइट। तो इस नाते तो आपका राइट किसके खिलाफ है? ये आपका राइट कि आप प्रूव कर सके, ये पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये कोर्ट के खिलाफ है। ये प्रोसीजरल राइट आपका होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी आप दी जाए, अगर वो दे दी गई और आप नहीं आए तो फिर मान लिया जाएगा कि आप अपने राइट के एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, एक्स पार्टी होगी। समझ में आ रही है ये बात? तो कभी भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो राइट ऑफ प्रूफ भी होता है, राइट टू प्रूफ भी होता है, ठीक है, उसको दोनों एंगल से देखिए। बर्डन तो इसलिए कहा जाता है कि एक पार्टी कह रही है कि मैंने 10,000 दिया, दूसरी कह रही है मैंने नहीं दिया, तो हम कह रहे हैं भाई तुम साबित करो कि तुमने दिया। नहीं सर हम क्यों करें, इनसे कहिए ना ये करें, ये करें, तो इसको कहा दिया गया नहीं बर्डन लाइज ऑन यू। तो जब दोनों में से कौन प्रूफ देगा, हम ये बात करेंगे, तो जिस पर डाल देंगे उसके लिए बर्डन कर दिया, अदरवाइज तो उसका राइट है, वो चाहे तो उसको बियर करे या न करे। तो खैर अब हम इसको ले चलते हैं अपने सब्जेक्ट कि एक सूट फाइल होता है। सूट फाइल कितनी तरह से होता है? एक होता है सूट फाइलिंग ए वर्सेस बी, जरा देखिएगा इस चीज को बहुत गौर से। या हम कह दें एवरी सूट ए वर्सेस बी ही होते हैं, एवरी सूट, ऑल द सूट्स आर अगेंस्ट ए वर्सेस बी, ओके, सभी सूट जो ए बनाम बी ही होते हैं, किसी न किसी के खिलाफ होते हैं। लेकिन एक सूट होता है, एक सूट को हम कहते हैं फ्रेंडली सूट। डू यू नो अबाउट फ्रेंडली सूट? हैव यू हर्ड एवर? क्या आपने कभी सुना है फ्रेंडली सूट के बारे में? अंडर सेक्शन 90 ऑर्डर 36 इसमें फ्रेंडली सूट होता है, यानी ए वर्सेस बी तो है, लेकिन सूट फाइल करने से पहले ही जो सूट फाइल होता है, जो प्लेंट होता है, प्लेंट इन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट होता है, इन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। काश कि हमारे देश के वकील बताते जनता को कि ये भी एक रास्ता है लीगल सुलह समझौता करने का। गांव में भाई अपने हिस्से का विभाजन करवा रहे हैं, आने वाले 10 साल 20 साल बाद झगड़े होने लगते हैं परिवार में। मेरे घर में खुद हो रहा है, 97 में डिवीजन हुआ था बड़े पीसफुली, अब झगड़ा हुआ कजिन्स में, मैं बाहर। अगर उस समय मेरे पिताजी लोगों से कहा गया होता कि आप या तो पार्टीशन का सूट फाइल करिए और या फिर फ्रेंडली सूट फाइल कर लीजिए, तो उसमें कोर्ट की डिक्री होती, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंडली सूट में क्या होता है कि जो प्लेंट होता है वो एग्रीमेंट के फॉर्म में,
यहाँ ए और बी दोनों मिलकर एक रिटन एग्रीमेंट करते हैं। किस बात का रिटन एग्रीमेंट होता है? कि इसके राइट्स क्या हैं, उसके राइट्स क्या है, और उस एग्रीमेंट को ही प्लेंट के फॉर्म में करके पेश कर देती है एक पार्टी अगेंस्ट द अदर। ऊपर टाइटल में आपको लिखना पड़ेगा फ्रेंडली सूट अंडर सेक्शन 90 ऑर्डर 36, ये लिखना पड़ेगा ताकि कोर्ट पहले से ही जान ले। नो नो नो, नॉट 32, 36, आई एम सेइंग 36, इट इज ऑर्डर 36। ऑर्डर 36 फ्रेंडली सूट, स्पेशल सूट आल्सो। फ्रेंडली सूट में क्या है कि दोनों पार्टीज को जो जजमेंट चाहिए उसी को एग्रीमेंट करके, एग्रीमेंट को ही प्लेंट बना करके पेश करते, उसमें से एक पार्टी दूसरे के अगेंस्ट पेश करती, और हेडिंग में लिखना होता है उस प्लेंट पर, सब्जेक्ट में आपको ऊपर लिखना होता है इट इज ए फ्रेंडली सूट, इट इज ए स्पेशल सूट अंडर ऑर्डर 36 सेक्शन 90, ये लिखना होता है। सो वाई की कोर्ट जान सके कि इसमें उसको बहुत ज्यादा डिसाइड नहीं करना है, दोनों पार्टी को क्या जजमेंट चाहिए वो तैयार है पहले से ही उनको कोर्ट अपने राइट्स को जो है डिसाइड कर रखे, दोनों आपस में एग्रीड है। तो इस सूट में कोर्ट को केवल इतना भर देखना होता है, समन करेगी कोर्ट, अपोजिट पार्टी आ गई, सिर्फ इसमें दो बातों को कोर्ट चेक करती है। एक तो है कि जो एग्रीमेंट लिखा गया है इसमें दोनों की कॉन्सेंट फ्री है कि नहीं, बस ये चेक करते हैं। देन ये चेक करते हैं कि इस एग्रीमेंट से जो ये दोनों किए हैं किसी तीसरे का कोई राइट तो इंजर्ड नहीं हो रहा है, और भी केवल बहुत मामूली तौर पर, क्योंकि तीसरे पर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये डिक्री केवल इन्हीं दोनों पे बाइंडिंग होगी, और दोनों डिक्री पास करते हैं। इसमें कोई इशू फ्रेम नहीं होता। सो इट इज कॉन्ट्रैक्ट डिक्री, आई से दिस डिक्री कॉन्ट्रैक्ट डिक्री, इसी को मैं कॉन्ट्रैक्ट डिक्री कहा, संविदात्मक आज्ञप्ति कहा, संविदा पर आधारित आज्ञप्ति, और ये मैंने नाम दिया। अदरवाइज लॉ में ये किस कैटेगरी में जाएगी? कॉन्सेंट डिक्री में जाएगी। कहां जाएगी? कॉन्सेंट डिक्री। मैं कॉन्सेंट डिक्री पढ़ा रहा हूं। कॉन्सेंट डिक्री में कॉन्सेंट कब एराइज हो रही है देखना है, कई स्टेज पे एराइज होगी। यहां कब एराइज हुई? यहां कॉन्सेंट, हम कॉन्सेंट से ही हमने सूट ही फाइल किया इन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, तो इसको आप कॉन्ट्रैक्ट डिक्री या कॉन्सेंट डिक्री इन फॉर्म ऑफ ऑन द बेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। समझ में आ गया? देन हम अगले कॉन्सेंट पर चलें। जी गुरु, क्लियर है। ये समझ में आ रहा है ना? जी। सबसे पहले जो कॉन्सेंट कोई दे सकता है दोनों पार्टी में, जो सबसे फर्स्ट स्टेज पर कॉन्सेंट हो सकती है, जो सबसे प्राइमरी स्टेज पर कॉन्सेंट हो सकती है, वो यही है। दूसरी कॉन्सेंट होती है कि हम जब प्लेंट फाइल किए तो हमने ए वर्सेस बी किया, यानी बी के खिलाफ हमने किया, एग्रीमेंट नहीं था, नॉट इन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बट इन फॉर्म ऑफ क्लेम अगेंस्ट द अदर पार्टी, द डिफेंडेंट, and defendant came but he admits all the claims, वो सारे क्लेम को एडमिट कर दिए। चलिए ये बताइए ये क्या है? he admits the claim। मैंने कहा 10,000 रुपए मेरे पे बाकी हैं, जिसका इतना इंटरेस्ट हुआ, अभी 11,000 हो गया, खर्च के साथ 12,000 मुझे दिलाया जाए। आपको समन गया, आप आए और आपने एडमिट कर, कोर्ट कुछ करेगा इसमें डिक्री पास करने के सिवाय? कोर्ट क्या करेगा? बस इतना केवल चेक करेगा कि ये आदमी सब कुछ एक्सेप्ट क्यों कर ले रहा है, वो भी बहुत थोड़ा सा, सिविल केस है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। और फिर क्या करेगा? डिक्री पास कर देगा। ये डिक्री कैसी है? कॉन्सेंट, कॉन्सेंट बाय वे ऑफ एडमिशन। तो पहली कॉन्सेंट बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, हियर कॉन्सेंट बाय वे ऑफ एडमिशन।
ऑर्डर 12। ये एडमिशन कहां होता है? ऑर्डर 12 रूल 6, आदेश 12 नियम 6। जबकि कोई पक्षकार प्रतिवादी वादी के दावे को स्वीकार कर ले तो उसके स्वीकारोक्ति के आधार पर डिक्री, वही डिक्री ऑर्डर 12 रूल 6 में पारित हो जाती है और सूट खत्म हो जाता है और आप अपील में भी नहीं जा सकते। तो ऑर्डर 36 में जो डिक्री आई इस पर भी आप अपील में नहीं जा पाएंगे। ऑर्डर 36 में जो डिक्री आई इस पर भी अपील में नहीं जाएंगे। ऑर्डर 12 में भी जो आई उस पर भी आप अपील में नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑल द टू आर कॉन्सेंट डिक्री। ऐसी डिक्री है ये। ऑर्डर 36, ऑर्डर 12 रूल 6। ये कैसी डिक्री है? कॉन्सेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। इसमें सबसे पहली कॉन्सेंट में हम इसको रखें जहां दोनों पार्टीज सूट फाइल करने से पहले ही कॉन्सेंट कर। इसमें है डिफेंडेंट आता और एग्री कर जाता है। दूसरा स्टेज हो गया कॉन्सेंट का, इसको बाय वे ऑफ एडमिशन कहेंगे, ऑर्डर 12 रूल 6। और ध्यान दीजिए ये ऑर्डर 36 रूल 5 है। वैसे पूरा का पूरा ही अप्लाई होता है इस पर, ठीक है। ठीक है। तीसरी स्टेज की कल्पना करिए, ए आया बी के खिलाफ सूट फाइल किया, बी आया उसने WS फाइल किया और डिनाई कर दिया ए के क्लेम को। लिटिगेशन चलता रहा। इन बिटवीन उन दोनों ने डिसाइड किया दैट दे विल सेटल द केस इधर थ्रू लोक अदालत, नहीं सॉरी नॉट थ्रू लोक अदालत, दे विल सेटल द केस बिटवीन देम। तो जब सेटलमेंट करेंगे तो फिर कॉन्सेंट हुआ नहीं हुआ दोनों का? हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। कॉन्सेंट बाय वे ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। ऑर्डर 23, ऑर्डर 23 रूल 3, These all three are known as consent decree. ये तीनों ही consent decree हैं and appeal is not allowed against any of the three decree. इन तीनों में से किसी के खिलाफ भी अपील अलाउड नहीं। तो सबसे पहले जो consent होती है उसका उल्लेख है ऑर्डर 36 रूल 5 में। लेवल स्टेज के अकॉर्डिंग अगर देखें, जहां की सूट फाइल करने से पहले से ही consent, तो फिर वो एग्रीमेंट के फॉर्म में सूट फाइल करते हैं। इसी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिक्री करके आज अपने उसमें लिखा है, जो मैंने ऐड दिया है, जो मैंने आपको बताया उसी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिक्री कहा। बट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट डिक्री टर्म का यूज नहीं है, तो इसको कहेंगे कॉन्सेंट डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। और एग्रीमेंट कैसे? थ्रू फ्रेंडली सूट बल्कि कहते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट तो ये भी है, ये एग्रीमेंट है, ठीक है। तो फिर से अब देखिए मैंने क्या कहा था कि आज लगभग CPC को आप गो थ्रू करेंगे। सूट फाइल किया, दोनों ने मिलकर फाइल किया, तो कोर्ट उसमें फ्रेंडली सूट है, डिक्री पास कर देगा, कोई अपील में नहीं जाएगा। ओके। दूसरा है ए ने बी के खिलाफ पास किया लेकिन बी आके एडमिट कर लिया, एडमिशन, तो यहां भी कॉन्सेंट डिक्री हो गई। तीसरा ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, बी ने ए के खिलाफ रिप्लाई किया, सूट चलता रहा, बट दोनों ने सेटलमेंट, ऑर्डर 23 रूल 3। तीन जगह ऐसा है कि मेरिट पर फैसला नहीं हुआ। ऑल द थ्री डिक्रीज आर नॉट ऑन मेरिट। क्या ये तीनों मेरिट पर हैं? ये मेरिट पर है कि कॉन्सेंट पर है? कॉन्सेंट पर है। इफ द डिक्रीज आर कॉन्सेंट इट मींस इट इज नॉट ऑन मेरिट। मेरिट का मतलब होगा कि जहां एविडेंस पर बेस्ड कर, जहां दोनों ने एविडेंस दिया
तब माना जाएगा। यहां ये एविडेंस पर बेस्ड नहीं, इस नाते इनको कॉन्सेंट बेस्ड मानते हैं। और चूंकि आपने कॉन्सेंट किया है तो कोर्ट ने कुछ अपना तो इवेलुएट किया ही नहीं, आप ही लोगों ने एग्रीमेंट किया, तो फिर अपील में क्यों आ रहे हो कि हुजूर कोर्ट ने गलत कर दिया? आप जो कह रहे थे वही तो कोर्ट ने किया है। इस नाते इन तीनों सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, इन तीनों में अपील अलाउड नहीं। ओके, so there are three kinds of consent डिक्री, तीन प्रकार की कॉन्सेंट डिक्री। ठीक है, लिख लिया सबने? ऑर्डर 36 रूल 5, ऑर्डर 12 रूल 6, ऑर्डर 23 रूल 3। ये क्रम है, नंबर के हिसाब से पहले ये है, फिर ये, फिर ये। लेकिन अगर हम स्टेज के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहला जो कॉन्सेंट हो सकता है वो यहां है, देन यहां है, और सबसे बाद वाला यहां। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड द सोर्सेस ऑफ कॉन्सेंट डिक्री। ओके, कहां कहां कॉन्सेंट डिक्री का सोर्स बन सकता है, उसके लिए रास्ता कहां कहां दिया, कॉन्सेंट का जिस पर की डिक्री पास किया उन कॉन्सेंट का रास्ता कहां। और फिर 96 सेक्शन 3 पढ़ देंगे तो कॉन्सेंट डिक्री अगर है तो अपील अलाउड। अब हम एक डिक्री की बात करेंगे। हमने एक डिक्री कही है, जस्ट मिनट, अब हम अगली एक डिक्री की बात करेंगे, दैट इज कॉन्टिंजेंट डिक्री। डू यू नो अबाउट कॉन्टिंजेंट डिक्री? कॉन्टिंजेंट, अगर ये बात होगी तब ये डिक्री वैलिड हो जाएगी, अदरवाइज ये नल एंड वैलिड हो जाएगी। इस तरह से कोई कंडीशनल डिक्री पास हो जाए। कॉन्टिंजेंट डिक्री का उल्लेख कहां है? समाश्रित आज्ञा, कॉन्टिंजेंट डिक्री। फिर से पूछ रहा हूं, बता रहा हूं उसका तरीका। कॉन्टिंजेंट डिक्री मीन्स अ डिक्री which would be valid or would be void, either it would be valid or would be void on happening of any certain event or non happening of any certain event. कॉन्टिजेंसी का मतलब क्या? समाश्रितता का मतलब क्या है कि एक शर्त के अधीन डिक्री पास कर दिया, डिक्री तो पास कर दी गई, अब कहा गया कि अगर ये हो जाएगा तो डिक्री वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं। ये कहां है? ये आपको मिलेगा सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47। मैं लिख दूं यहां कॉन्टिंजेंट डिक्री। contingent decree, it is passed when the matter is referred to upper court, to higher court, to high court, not high court, high court. So if the matter is referred to high court by a lower court, matter has been referred to high court, then there is two options available to the lower court, which are who has referred the case to high court. रिफरेंस, जो रिफरेंस पढ़ते हैं ना, उसी रिफरेंस की बात है कि जब मैटर को आप रिफर कर दिए, आप कौन है? यू आर सबऑर्डिनेट कोर्ट, इधर डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ओके, सिविल जज, जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, व्हाटएवर। आपने मामले को रिफर कर दिया, क्यों किया? क्योंकि आपके सामने जो केस था उसमें कोई लीगल लकुना था, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन था, जिससे कि किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड था। चूंकि आप सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, अप टू डिस्ट्रिक्ट जज सबऑर्डिनेट कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है नहीं, तो आप रूल लॉ का इंटरप्रिटेशन तो कर नहीं सकते। इस नाते आपने मामला को रिफर कर दिया, सेक्शन 114 ऑर्डर 47।
सेक्शन 114 ऑर्डर 47 क्या है? रिफरेंस। निर्देश, मामले को आपने उच्च न्यायालय भेज दिया, मामला कहां गया? हाई कोर्ट में भेज दिया है आपने। यहां जब आप मामले को हाई कोर्ट भेजते हैं तो आपको दो ऑप्शन होता है, या तो आप वेट करिए भेज करके, जो उधर से डायरेक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेंगे, या आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग डिक्री पास कर दे, मामले को एडजुडिकेट। ये दो ऑप्शन आपको, यानी आप कहां क्या है, आप अप टू डिस्ट्रिक्ट जज, कोई जज है, कोई न्यायालय, आपने मामले को रिफर किया है। So if you pass this decree, if you pass decree, oh sorry, नहीं तब तो फिर ये, तब फिर ऑर्डर भी गलत हो गया ना, ऑर्डर 4113 तक होगा, सॉरी ऑर्डर 46 होगा। हाँ ये तो रिव्यू हो जाएगा, गलत होगा। सेक्शन 113 ऑर्डर 46, ओके सॉरी 114 रिव्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बहुत सोच के मैंने गलती की है, मेरे दिमाग में आया कि मैं 113 लिखूं, फिर मैंने कहा नहीं 114 होगा, मैंने जानबूझ के गलत हो, ठीक है, जबकि 114 रिव्यू है, 115 रेफरेंस, ठीक है। सो when you refer case to high court under section 113 and order 46, then there are two options available to, आपको दो विकल्प मिलते हैं, या तो आप मामले को जज का तस छोड़ करके वेट करें कि जो डायरेक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप केस को सॉर्ट आउट करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप उसमें डिक्री पास करें सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि इट वुड बी वैलिड बीइंग सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय द हाई। तो ऐसी डिक्री को, रेफरेंस में जो डिक्री पास की जाती है, रेफरेंस के दौरान जो डिक्री पास की जाती है, उसको कॉन्टिंजेंट डिक्री कहा जाता है, क्योंकि उस डिक्री में लिखा होता है, ऊपर ही लिखा जाता है कि ये डिक्री हाई कोर्ट को के द्वारा दिए जाने वाले निर्देश के अधीन रहते हुए विद्यमान, अगर वो उलट दे तो सुन ले, क्योंकि पहले से वो चल रही है प्रोसीडिंग, इस नाते कॉन्टिंजेंट डिक्री पारित की जाती है, समाश्रित डिक्री पास। एक बार आप जरा बैरक में देख लीजिए, सेक्शन 113 ऑर्डर 46 को जरा देखिए, कॉन्टिंजेंट डिक्री का वहां उल्लेख कहां किया गया, देख लीजिए। ऑर्डर 46 रूल 2, रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा हो तो मैसेज में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जब पढ़ाऊंगा तो, लेकिन भी मोटे मोटे बता सकता हूं कि आपके सामने कोई ऐसा केस, रेफरेंस सीआरपीसी और सीपीसी दोनों जगह है, आपके सामने, आप कौन है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, आपको डिस्ट्रिक्ट, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज का भी कोर्ट आता है, यहां तक के जज जो रेफरेंस का मतलब क्या, मामले को रिफर कर, आप इसको जैसे पेशेंट को रिफर करते हैं छोटे हॉस्पिटल, छोटे डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल को, केस को रिफर कर देते हैं, यानी हुजूर मेरे लायक नहीं, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है, आप जरा हमको गाइड करिए, तो हम रेफरेंस करते हैं, रिफर करते हैं। तो इसमें जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उन सबको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, राइट मिला हुआ है से, कि अगर उनके सामने कोई ऐसा केस आता है जिसमें किसी लॉ के इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, या कि कोई लॉ ऐसा है जो इनवैलिड दिखाई दे रहा बट है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किया नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया नहीं, देखने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो अपना ओपिनियन लिखते हुए, अपना रीजन लिखते हुए, क्यों आपको ऐसा लग रहा है, आप मामले को रिफर कर सकते हैं। रेफरेंस जब आपने कर दिया हाई कोर्ट को, देन आप दो काम कर सकते हैं, या तो वेट करेंगे या डिक्री पास करेंगे, लेकिन डिक्री अगर पास करेंगे तो सब्जेक्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय हाई कोर्ट होगा, इसी नाते से कॉन्टिंजेंट डिक्री का देख लेते हैं जरा, ऑर्डर 46, कोर्ट में पास डिक्री कॉन्टिंजेंट अपॉन डिसीजन ऑफ हाई, मिला,
न्यायालय ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा जो उच्च न्यायालय के निश्चय पर समाश्रित है। लिखा है समाश्रित डिक्री पारित कर सकेगा या आदेश कर सकेगा। ठीक है, तो इसका फर्क क्या है कि ये डिक्री पास भले हो जाएगी बट तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट का कोई डायरेक्शन आ नहीं जाए। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिंजेंट डिक्री? इट इज अ डिक्री पास्ड बाय कोर्ट व्हिच हैज who has referred the case under section 40 under section 113 and order 46 to high court, and he passes the decree during pendency of reference before high court. Such decree would be a contingent decree, and though it is passed but it couldn't be executed unless an order is given by the high court. If high court gives a direction contrary to the decree, then decree would be automatically valid. Otherwise, it would be valid, and then it would be executed. यही है कॉन्टिंजेंट डिक्री, समाश्रित डिक्री। सबको समझ में आ गया? समाश्रित का मतलब क्या है? आप मेरे घर आए, मेरा मकान है शहर में, आपने कहा भाई साहब वो किराए पे हमको एक कमरा चाहिए था, खाली है। मैंने कहा अरे भाई साहब खाली तो है, अच्छा जरा दिखा दीजिए। हाँ देख लीजिए। कितने में देंगे? 5,000 रुपए महीना। ठीक है, ओके, तो ये लीजिए 5,000 रुपए और हमको दे दीजिए। हमने कहा नहीं, ये हम आपको दे देंगे, लेकिन एक आदमी हमको बोल गए हैं कि अगर वो शाम तक आज 4 बजे आ जाएंगे तो वो लेंगे, 4 बजे नहीं आएंगे देन आप फ्री हैं, तब मैं फ्री हो जाऊंगा। अभी वो 4 बजा नहीं है, अभी तो दिन के 12 बज रहे हैं। तो ऐसा करिए कि आप भी हमसे एग्रीमेंट कर लीजिए, अगर वो 4 बजे तक नहीं आए तो आपके लिए फाइन। तो आपके साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा है? कॉन्टिंजेंट। 4 बजे तक अगर वो आ गए तो फाइन, और 4 बजे तक नहीं आए तो उसके बाद वैलिड। तो कॉन्टिंजेंट किसको कहते हैं? जिसके वैलिड होने और वायड होने दोनों की संभावनाएं, जब तक वो संभावना है तो कॉन्टिंजेंट, और वो जो संभावना किसी कंडीशन के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग को, तो इसी नाते इस डिक्री को कॉन्टिंजेंट डिक्री कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, खासकर जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट पढ़ा है, या जिन लोग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, जिन लोगों ने कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट पढ़ा है टीपीए में, उनको ये कॉन्टिंजेंट डिक्री भी बहुत आसानी से समझ में आएगी। शेष को भी समझ में आ गई होगी, नहीं भी पढ़ा होगा उनको भी आ गई होगी। सो I have discussed about 2 kinds of decrees: consent decree including contract decree and contingent decree. तो हमने अपने बोर्ड पर क्या क्या लिखा था? स्लोगन में 4 डिक्री लिखा था: consent decree, contract decree, contingent decree। ये 3 तो हो गई। एक लिखा था हमने डिक्लेरेटरी डिक्री। डिक्लेरेटरी डिक्री क्या है? डिक्लेरेटरी डिक्री एक स्पेसिफिक रिलीफ है जो सेक्शन 34 में, 34 कौन सा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ग्रांट की जाती है। एक्चुअली उसमें क्या है कि सिर्फ डिक्लेरेशन की ही बात की जाती है, मियर डिक्लेरेशन, या बहुत कुछ हो जाएगा तो इंजंक्शन की बात की जाए कि हुजूर ये मेरा राइट है, ये मेरे राइट को मान नहीं रहे, ये मेरे राइट को डिसोबे कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं अपना राइट दिखा सकूं। आप डिक्री पास कर देंगे तो फिर सबको दिखाई देने लगेगा, इनको दिखाई दे जाए। तो जिस डिक्री में सिर्फ जब कभी कोई व्यक्ति कोर्ट से अपने राइट्स को डिक्लेयर करने की सिर्फ मांग करता है, अदरवाइज वो डिफेंडेंट के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं मांगता, अदरवाइज कोई रिलीफ नहीं मांगता कि मेरा घर खाली कर दें, ये मुझे पैसा लौटा दें, ऐसा नहीं कुछ। हम बस ये चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ आप मेरे राइट को डिक्लेयर करें। Such decree would be declaratory decree. It is passed in declaratory suit under section 34, filed under section 34 of Institutional Relief. So declaratory, generally all the decrees are declaratory, but it is along with some other specific relief like recovery of possession, payment of any money. Okay? तो सामान्यतया किसी डिक्री में हम क्या करते हैं कि हमारा जो राइट ब्रीच हो गया है,
हम उसको रिस्टोर करने की मांग करते हुए कुछ रिलीफ मांगते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ इतना भर कहते हैं कि हमारे राइट्स को, हमारे टाइटल को डिक्लेयर कर दीजिए, उस पर क्लाउड ये डाल रहे हैं, उस क्लाउड को हटा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको, इनसे कुछ नहीं चाहिए। तो डिक्लेरेटरी डिक्री में क्या अंतर है अदर डिक्री में? देयर इज नो नीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्लेरेटरी। डिक्लेरेटरी डिक्री के एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं होती जनरली, और जनरली का वैसे डिक्लेरेटरी डिक्रीज नीड नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए इंटरव्यू में, ये सीपीसी से तो नहीं है, ये स्पेसिफिकली फैक्ट से है, लेकिन सीपीसी में ये भी कवर हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा which decree doesn't need to be executed, then the answer would be declaratory decree। क्योंकि डिक्लेरेटरी सूट में हम क्यों नहीं कहते हैं, सिर्फ डिक्लेयर आप कर, बस हम आपका ये मुहर दिखाएंगे, ये देखिए हमारे पास, ठीक है। सो जस्ट इट इज डिक्लेरेटरी। तो डिक्लेरेटरी डिक्री में अपील में जाएगी अगली पार्टी, लेकिन एग्जीक्यूशन की किसी को जरूरत नहीं, वो अपीलेबल होती है, बट दैट इज नो नीड, दैट इज नॉन एग्जीक्यूटेबल एक्सिक्यूटेबल, ये नहीं कहेंगे आप। नो नीड ऑफ टू एक्सिक्यूट दैट, नॉन एक्सिक्यूटेबल कह देंगे तो वाइड हो जाएगा, जान लीजिए, टर्म ध्यान दीजिए। वो निष्पादन योग्य नहीं होती, इसका मतलब शून्य हो गई, उसके निष्पादन के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती, उसके औपचारिक निष्पादन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि डिक्लेरेशन हो। तो डिक्लेरेटरी डिक्री आप समझ गए होंगे कहां से मिलती है, सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ है। किसी को कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ओके क्लियर। चलिए मूव अहेड। अब हम आते हैं एक्स पार्टी डिक्री। व्हाट इज एक्स पार्टी डिक्री? एक्स पार्टी डिक्री वही है, राइट टू प्रूव अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन बट यू आर नॉट अपीयर टू एक्सरसाइज योर राइट। हमने आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया, आप क्योंकि आपका राइट है भाई, राइट टू प्रूव अगेंस्ट टू डिफेंड योरसेल्फ। इसी नाते मैं यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं कर रहा हूं, राइट टू प्रूव कर रहा हूं। तो जब कभी सूट फाइल किया जाए तो डिफेंडेंट का अपना पक्ष रखा जाए, इसके लिए क्या करते हैं, समन जारी, कई तरह से समन जारी करते हैं, फुल्ली एश्योर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उसको इंफॉर्मेशन मिल गई हो, यानी उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आ करके अपने को बचाने के लिए वो डिफेंस कर सके, यानी राइट टू प्रूफ को एक्सरसाइज कर सके। डोंट से हियर बर्डन ऑफ। अगर बर्डन हो तो साहब क्यों बताएं कि बेचारा बर्डन रहेगा? नो, इट्स हिज राइट to defend himself. So why I am saying here, it is right to prove. Okay? तो राइट टू प्रूव के लिए अगले का अगर राइट है, प्रोसीजरल राइट है उसका, उसके लिए हम क्या करेंगे? बीइंग अ कोर्ट, I have just to give him opportunity and ensure that opportunity has been given to him. इसी नाते ऑर्डर 5 में जो हम समन जारी करते हैं उसमें कई सारे तरीके बताए गए हैं, ठीक है, कई तरीके से दिया जाता है, एडिशनल समन, सब्स्टिट्यूटेड समन, ठीक है, बहुत तरीके से हमने दे दिया, इंश्योर कर दिया, समझ उसको मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई, फिर भी वो नहीं आया। अब वो नहीं आया तो चलिए हम इस पे उदाहरण दे लेते हैं। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, ए वर्सेस बी, वही 10,000 रुपए कि हुजूर बी को मैंने 10,000 रुपए दिया और लौटा नहीं रहा, कृपया उसके खिलाफ एक डिक्री पास की जाए मेरे पक्ष में कि वो 10,000 रुपया ब्याज सहित 11,000, खर्च सहित 12,000, ठीक है, मेरा पेटी स्टेशन है, मुझे दे दे। बी को समन गया, नहीं आया, सब्स्टिट्यूटेड समन गया, नहीं आया, एडिशनल समन गया, नहीं आया, कोर्ट ने इंश्योर कर लिया इस समन उसको सर्व हो गया है, जितने भी प्रोसेस बताए गए उससे बल्कि ज्यादा केयर कर लिया, क्योंकि कोर्ट को फ्री है, फ्रीडम है कि थोड़ा और भी केयर करके उसका राइट है, खूब इंश्योर कर लिया, कोर्ट ने इंश्योर कर लिया, अभी भी वो नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगा? देखिए यहीं पर सिविल केस और क्रिमिनल केस का अंतर दिखाई देता है, ध्यान से समझाइएगा थोड़ा, मीडियम डिग्री को, एक्सपायरी डिग्री को थोड़ी देर होल्ड करना, क्योंकि उसे कोई जेल में नहीं डालना, इट्स नॉट अ क्रिमिनल केस कि उसको जेल में डालना उसकी जरूरत है। इसी नाते क्रिमिनल केस जो है वो बिना एक्यूज के उनका ट्रायल नहीं होगा, एक्यूज के प्रेजेंस नहीं होगा जब तक कि उसके प्रेजेंस से उसको छूट न दे दी गई,
बहुत छोटे छोटे मामलों में ही छूट दी जाती है, अदरवाइज बिना एक्यूज, अगर एक्यूज नहीं आया तो सुनवाई नहीं होगी। बिना एक्यूज के सुनवाई का अवसर दिए, और वो भी अवसर नहीं, उसके सामने ही सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि उसको सजा मिलनी है। सिविल प्रोसीडिंग्स ध्यान से समझिएगा, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या अंतर है। ये प्रोसीडिंग बी के खिलाफ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। मैं इस इलस्ट्रेशन को चेंज कर रहा हूं, और यहां लिख रहा हूं सिविल, और नीचे लिखूंगा क्रिमिनल। ये हो रहा है सिविल, और ये मैं केस डाल रहा हूं क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल का थोड़ा अंतर समझिए। मेरा मुकदमा है कि हुजूर बी ने जानबूझकर मेरी एप्पल मोबाइल तोड़ दी, मिस्चीफ के लिए मैंने मुकदमा किया, इसको जेल में डाला जाए। क्रिमिनल केस में नहीं किया, सेक्शन 426 में, आईपीसी 427 जो भी लगता है। और एक मैंने सिविल सूट फाइल किया कि वो मोबाइल मेरी 1 लाख की थी, मुझे 1 लाख दिलाया जाए इससे, और प्लस मुझे मेंटल प्रॉब्लम हुई है बहुत मुझे, तो उसका कंपनसेशन भी कराए। मैंने एक सिविल सूट फाइल किया, एक क्रिमिनल। वो नहीं आया, फरार, पता नहीं कहां गया, पता ही नहीं चला। इसमें भी समन गया, वारंट गया, नहीं पता चला, अटैचमेंट सब कुछ हो गया, निकल जाए। इसमें तो केवल समन जाएगा, अगर नहीं आएगा ये प्रोसीडिंग होगी ही नहीं, क्रिमिनल नहीं होगी। लेकिन सिविल हो जाएगी। अंतर क्या है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी के अगेंस्ट है, एक्यूज्ड के अगेंस्ट हो। सर इसको दंडित करिए, हुजूर इसको दंडित करिए, पनिश हिम, पनिश, उसके पनिशमेंट से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसको पनिश करो। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हमेशा अदर पार्टी का मतलब एक फर्स्ट पार्टी होगी, सेकेंड पार्टी, तो सेकेंड पार्टी के अगेंस्ट होता है, जान लीजिए। जबकि यहां मैं क्या कर रहा हूं, हुजूर वो जो मेरी मोबाइल टूट गई 1 लाख रुपए की थी, वो दिला दीजिए मेरा पैसा, इट्स फॉर मी। मैं बी से नहीं कुछ मांग रहा, मेरा मोबाइल था साहब, तोड़ दिए इसने, ये दिला दीजिए पैसा। मैं इसके अगेंस्ट कहां मांग रहा हूं, अगर उसकी अपनी होती और तोड़ता तो झेलता। मेरी उसने तोड़ी, टूटी मोबाइल उसकी, मुझे वो अच्छा दे दे, उसके अगेंस्ट कहां, मैं तो अपना पैसा मांगूंगा। मैंने 10,000 इनको दिया, मैं अपना 10,000 मांग रहा हूं। सो सिविल प्रोसीडिंग इज नॉट अगेंस्ट डिफेंडेंट, इट इज इन फेवर ऑफ दैट। समझ में आ रही बात। यही तो सिविल और क्रिमिनल का फर्क। तभी तो सिविल चूंकि मैं अपने लिए मांग रहा हूं, मैं जब चाहूं तो कंपाउंड कर दूं, जब चाहूं तो मुकदमा बंद कर दूं, जब चाहूं तो सुलह कर लूं, क्योंकि मैं अपने लिए कर, उसके खिलाफ तो कर ही नहीं रहा। और चूंकि मैं अपने लिए किया हूं तो वो नहीं आया सर, तो क्या करें। हमारे लिए, हम अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं, अपना मांग रहे हैं, वो नहीं आएगा तो हमको नहीं देंगे आप। हाँ देंगे, उसके घर से दे देंगे 1 लाख, क्योंकि वो पनिशमेंट नहीं है। लेकिन अगर फाइन इंपोज करेंगे तो उसको बिना सुने नहीं करेंगे। सुने का मतलब यहां अपॉर्चुनिटी या फियर इनसफिशिएंट है, यहां उसका प्रेजेंस होना जरूरी। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है, और हर जगह जनरली लगा दिया करिए। क्रिमिनल में भी कुछ जगह छूट मिल जाती है, तो छूट मिलती, सेक्शन 205, 206 एंड 253, वो छूट मिलती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि चूंकि ये सिविल केस है, वो नहीं आ रहा है, आपने उसको समन कर दिया, अब आप मेरे पक्ष में डिक्री पास करिए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना, अगर वो कोर्ट में आता तो संभव है कि वो बताता कि हुजूर जी जो 10,000 रुपए कह रहे हैं उससे ज्यादा मैं इनको दे चुका हूं, ये पॉसिबल है। इस नाते हो सकता है कि जो मैं क्लेम कर रहा हूं जस्टिस उससे कुछ भिन्न हो, अगर वो आता तो, लिखो तो आया ही। एक्स पार्टी डिक्री और नॉर्मल डिक्री में जहां दोनों पार्टी जाती है और मेरिट पर डिक्री होती है, उन दोनों में एक अंतर होता है। पहले तो एक्स पार्टी क्या है भी बताऊंगा, लेकिन भी अंतर होगा। एक्स पार्टी यही है, डिफेंडेंट नहीं भी आया, कोर्ट इंश्योर कर गया, श्योर हो गया कि उसको समन सर्व हो गया है, अब वो नहीं आ रहा तो मत आए, हमें ही अकेले सुनेगा, फिर हमें सुनेगा। ऐसा नहीं कि हमारा जितना भी क्लेम है सब ग्रांट कर देगा ना,
फिर से हमको सुनेगा, वो खुद क्रॉस क्वेश्चन करेगा डिफेंडेंट की जगह बैठ। अच्छा तो आपने कब दिया था, क्यों देना पड़ा आपको? अच्छा, लेकिन चूंकि कोई क्रॉस करने वाला है नहीं, कोर्ट सच्चाई तो जानता नहीं, सच्चाई तो पार्टी जानती है, तो कोर्ट एक कॉमन सेंस से जितने क्वेश्चन रेज कर सकता है आपकी सच्चाई को टेस्ट करने का, उतना वो करेगा। देन उसको लग गया कि हाँ दिया ही होगा और यही होगा, तो ठीक है पास कर देगा। उसको लगेगा थोड़ा कम ही देना चाहिए। 10,000 रुपीज आपने कब दिया? सर 2022 जनवरी में। अच्छा, और 2023 में आप मांग रहे हैं, तो 10,000 का 12,000, वो ज्यादा नहीं मांग रहे। मान लेते 15,000 मांग रहा, वो ज्यादा नहीं मांग रहे। सर हमारी बीच उसके बीच तय था, कहाँ तय था, कोई रिटर्न है? नहीं सर रिटर्न तो नहीं, बस वो ये दिखा रहे कि ये देखिए पैसा हमने भेजा है, और उसका एक मैसेज दिखा रहे हैं जिसमें वो कह रहा है कि पैसे की जरूरत 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? तो हो सकता है कि कोर्ट ये कह दे कि नहीं 15,000 हम नहीं दिलाएंगे, हम आपको 11,000 की डिग्री पास कर, ये कर सकता है। मतलब एक्स पार्टी डिग्री में ये जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ ने जितना कुछ क्लेम किया सब कर ही देगा, नहीं। सब्जेक्ट टू डिस्कशन आपको कोर्ट जो है जितना आप रिलीफ मांग रहे हो उतना या उससे कम अलाउड कर सकता है, डिग्री कर सकता है। अब इस डिग्री में और अगर वो आता और सुना जाता दो और फिर भी डिग्री पास होती, तो दोनों में एक अंतर है कि जब वो आ गया है, यानी नॉर्मल डिग्री में और एक्स पार्टी डिग्री में एक अंतर कि एक्स पार्टी डिग्री में कोर्ट इस भरोसे पर काम करता है, इस विश्वास पर काम करता है कि समन दिया गया वो जानबूझ के नहीं आया। लेकिन क्या ये 100% या एब्सोल्युटली करेक्ट हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसको समन का पता ही न चल रहा, कोई ऐसा रीजन हो सकता है बीमार हो, अनिलायक न हो सकता है कहीं बंद हो सकता है कि समन उसके तक नहीं पहुंचाया जा रहा हो, हमारी तरफ आ रही चिट्ठियां कि हम पहुंच गया, ऐसा हो तो सकता है ना। इस नाते नॉर्मल डिग्री के खिलाफ केवल एक रिलीफ होती है, आप अपील में जाओ। यहां दो रिलीफ मिलती है एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ। एक तो कि वो इसी कोर्ट में डिफेंडेंट आए और कहे कि हुजूर मुझे समन सर्व नहीं हुआ, और जैसे ही मुझे पता चला मैं आ रहा हूं डिग्री पास होने, काइंडली इसको सेट साइड कर दीजिए और फिर से सूट को स्टार्ट करिए, मैं आ रहा हूं हियरिंग में। तो एक तो उसी कोर्ट से ही उसी की डिग्री को सेट साइड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। दूसरा है कि आप अपील में जाइए, डिफेंडेंट तो आप हैं, आपके खिलाफ आप डिग्री होल्डर, डिग्री जजमेंट डेप्टर तो हैं, आपके खिलाफ तो डिग्री है। तो एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ दो रिलीफ होती है, एक तो उसको सेटिस्फाइड कराने का, पास कराने का, और एक की अपील में जाने का। दोनों ऑप्शन आपके पास। कॉन्सेंट डिग्री में कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। कॉन्टिंजेंट डिग्री में कुछ भी नहीं, आपको वेट करना है, फाइनल हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो इस तरह से आप एक्स पार्टी डिग्री क्या होती है और उसका नेचर क्या होता है दोनों जानिए। एक्स पार्टी डिग्री तब पास होती है जबकि डिफेंडेंट को समन करने के बाद भी वो कोर्ट में न आ रहा, देन कोर्ट अपने स्वविवेक अनुसार वादी के दावे को जहां तक स्वीकार करना उचित समझता है वहां तक आगे अपनी पारित कर सकता है। इसके विरुद्ध प्रतिवादी को दो उपचार है, एक तो वो आए न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 में ऑर्डर 9 रूल 3 में और उसे अपास्त कराए, अथवा वो अपील में जाए। ओके, तो एक्स पार्टी डिग्री क्या है? जहां सुनवाई का अवसर तो दिया गया लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नहीं। अगर दोनों नहीं आएंगे तो क्या होता है? ए वर्सेस बी, ए ने कहा कि साहब 10,000 रुपया भी लिया है, दिलवा दिया जाए। डेट ऑफ हियरिंग हो गई, समन गया, उसमें डेट पड़ी थी, सुनवाई पर न तो ए है न बी है, क्या होगा? जब दोनों ही नहीं है तो सूट खारिज होगा, और सूट खारिज होगा तो नुकसान में कौन जाएगा? प्लेंटिफ। यानी अगर प्लेंटिफ नहीं है तो उसका नुकसान हो जाएगा, चाहे भले डिफेंडेंट भी ना हो, नुकसान प्लेंटिफ का हो जाएगा। दोनों अगर नहीं है तो प्लेंटिफ का नुकसान। अगर प्लेंटिफ नहीं है, केवल डिफेंडेंट आ गया तो भी सूट खारिज हो जाएगा। लेकिन डिफेंडेंट बड़ा ईमानदार आदमी, उसने कहा है, वो कहता कि नहीं सर, वो 10,000 रुपीज का जो क्लेम किए वो राइट है, मेरी बेटी की शादी थी उन्होंने किया था और मैं भूल गया, मैं दे रहा। अब ये कॉन्सेंट डिग्री हो गई, एडमिशन भी डिग्री हो गई, भले प्लेंटिफ नहीं आया है तो डिग्री पास कर देगा, यहाँ अपील नहीं होगी।
तो एक यहां भी कॉन्सेंट डिक्री है, जरा देख लीजिएगा, ऑर्डर 9 में भी एक मिलेगी कॉन्सेंट डिक्री। क्यों मनीष जी, मनीष पांडे जी प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए। जी। आप तो सीपीसी पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। ऑर्डर 9 में भी तो हो जाएगा ना? जी सर हो जाएगा। हाँ, डिफेंडेंट आ करके प्लेंटिफ ना आए और केवल डिफेंडेंट आए और वो एडमिट कर। 9 रूल 8 में आ जाएगा। हाँ हाँ 9(a) ठीक है। तो अगर वो पूरा ही स्वीकार कर लिया तो पूरे की डिक्री पास कर दी जाएगी और तब अपील बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अगर उसने पार्शियल स्वीकार किया, जैसे 10,000 रुपए की प्लेंटिफ ने मांग किया था, डिफेंडेंट आता कहता नहीं सर ये 10,000 का रहे तो ठीक है, लेकिन मैंने 5,000 लौटा दिया है, तो कोर्ट 5,000 की डिग्री पास कर देगा। अब उसके खिलाफ प्लेंटिफ चला जाएगा अपील में, तो मैं 10,000 मांग रहा था 5,000 दिलाएगा। ठीक, तो ये है, या फिर वो तर्क दे सकता है, तो ऐसे है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एक ऑर्डर 9 रूल 8 में भी कॉन्सेंट डिक्री लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर वो पार्शियल है, पार्शियल क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं तब तो अपील होगी, एब्सोल्युटली कर लेंगे तब अपील होगी। तो भले वहां नहीं लिखा है बट अंडरस्टूड। ऑर्डर 9 रूल 8 ठीक है। अब कौन सी डिक्री बच रही है? डीम्ड डिक्री। व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड डिक्री? एक्चुअली डिक्री की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग डिक्री सूट में होती है। हाँ, सूट में होती नहीं, सूट में वाद में होती है। ठीक है। दूसरी बात है फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ द राइट्स क्लेम्ड इन क्लेम्ड बिफोर कोर्ट। अगर इसके अलावा कुछ डिसाइड कर दिया गया तो डिक्री नहीं, बट अगर कह दिया गया लॉ में कि उसको डिक्री माना जाए तब तो फिर मानना ही पड़ेगा ना। जैसे आप पढ़ते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकाट, जैसे किसी व्यक्ति ने मान लेते हैं कि मैं लैंडलॉर्ड हूं और आप मेरे टेनेंट हैं, आप पर पिछले 6 महीने का किराया बाकी मान लेते हैं, हम ईयर में चले ज्यादा आसान हो जाएगा। 2020, 21, 22 3 इयर्स का रेंट आप पर ड्यू है। मैं सूट फाइल करता हूं और सूट में मैं फाइल करके क्या बोलता हूं कि हुजूर 2021 और 22 का मेरा इतना रेंट है, मुझे दिला दिया जाए। मैंने क्या किया, 2020 का रेंट मांगा ही नहीं, तो नहीं मांगा तो उस राइट पर तो कोई एडजुडिकेशन हुआ ही नहीं। मेरे इन 2 वर्षों के किराए का डिक्री हो गई। आगे 2020 में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, और ये कह रहे हैं कि डिक्री तब होती है, डिक्री उन राइट्स पे होती है जिनका डिटर्मिनेशन किया जाए कोर्ट में। ठीक है, तो कोर्ट में किस किस ईयर के रेंट पर चर्चा हुई होगी? ऑब्वियसली 2021, 22 पे चर्चा हुई होगी। अब मैं एक सूट लाता हूं 2020 के, माना जाएगा कि इस पर आप सूट लाए थे और खारिज हो, डीम्ड, क्योंकि आपको जब अपॉर्चुनिटी थी, जब आप सूट फाइल किए थे, तो क्यों नहीं 2022 के लिए भी आपने रेमेडी मांगी? आप रिलीफ जब मांग रहे थे तो मांग सकते थे, आपको अपॉर्चुनिटी थी, आपने नहीं मांगी, तो मान लिया जाएगा कि वो डिक्रीड हो चुका है, डिसाइडेड है, और निगेटिवली डिसाइडेड, यानी आपके खिलाफ डिसाइड। इसको क्या कहेंगे? एक तरह से इसको डीम्ड डिक्री कहेंगे, क्योंकि ये डिटरमाइन नहीं हुआ लेकिन मान लिया। तो डीम्ड डिक्री जरूरी नहीं कि हर जगह डीम्ड डिक्री के नाम से लिखा हो, जान लीजिए कहीं भी जहां मान लिया गया है वहां आप उसको डीम्ड डिक्री मानिए, चाहे ये लिखा हो कि मान लिया गया या नहीं। आप सेक्शन 2(2) में देखेंगे, यानी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2(2) क्लास 2 जो डिक्री की डेफिनेशन है, उसमें 2 तरह की डेफिनेशन, 2 तरह की डीम्ड डिक्री की बात की गई है। ठीक है, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्लेंट का रिजेक्शन, मैंने प्लेंट किया कि हुजूर इन पर 10,000 मेरा बाकी दिला दिया, और हुजूर ने इस नाते की रिजेक्ट कर दिया
क्योंकि मैं डुप्लीकेट में नहीं दिया था, 2 कॉपी में देना था, मैंने नहीं दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो राइट जो मेरा 10,000 का वो तो डिसाइड नहीं हुआ, फिर भी इसको डीम्ड डिक्री मान रहे हैं। रिजेक्ट किया प्लेट को और मान रहे हैं डीम्ड डिक्री मान रहे हो। डिक्री तो कहीं से है ही नहीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन मान रहे हैं, तो जिसको मान लेंगे वो तो डीम्ड ही होगा ना। एक शब्द है हिंदी भाषा का, हमारे आपके घरों में प्रयुक्त होता है, बोला कम जाता है, लेकिन तब भी वो शब्द है, एक रिश्ते का नाम है, ठीक है, एक रिश्ते का नाम है, आप लोग खूब सुनते होंगे, ठीक है, घरों में प्रयुक्त होता रहता है, अच्छा रिश्ता है। एक रिश्ता है देवर, इसका मतलब जानते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं? भाभी देवर कहते हैं, देवर समझ रहे होंगे, पति के छोटे भाइयों को देवर कहा जाता है, बड़े भाई को कहा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है द्विवर, अर्थात दूसरा वर। ये पूरी जिंदगी भर के लिए दूसरा वर बन के रहता है, ठीक है, ये दूसरा वर है। एक तरह से कभी कभी हम देखते हैं कि विदाई करानी है और वहां पति नहीं है। हम लोग के यहाँ पुरानी प्रथा थी, अब तो खत्म हो रही है, खत्म ही हो गई। पहले विवाह होता था, विवाह में लड़कियां नहीं आती थी, कुछ समय के बाद गौना होता था, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद। तो गौने में कोई और रस्म नहीं थी, बस दूल्हा जाएगा और लेकर आएगा। लेकिन दूल्हा, अब दूल्हा तो नहीं, पति है ना, वो शादी हो चुकी है, दूल्हा पति, लेकिन पति नहीं है, वो प्रदेश चला गया और मुहूर्त के अनुसार विदाई हो जानी चाहिए, वो 10 दिन बाद आने वाला है, उसका उस दिन एग्जाम है, ऐसे होता था। तो छोटे भाई को डिम्ड हस्बैंड बना के भेजा गया, डिम्ड वर है वो डिम्ड है। तो डिम्ड का मतलब ये है कि जिसमें वो फीचर्स तो नहीं है, लेकिन मान लो थोड़ी देर, दैट इज डिम्ड। तो डिम्ड आप बहुत जगह देखेंगे, बहुत बहुत जगह इस तरह से आपको शब्दावली तो नहीं प्रयुक्त होती है, लेकिन आपको डिम्ड जैसा मिलेगा। देखिए, डीम मत कहिएगा, डिम्ड है वो, ठीक है, प्रकल्पित है, मान लिया जाए। तो मान लिया जाए क्यों? देवर को वर मान लिया जाए, क्यों मान लिया जाए? क्योंकि है नहीं वो, तो मानना ही तो है, अगर होता तो मानना नहीं होता। यानी कि जो डीम्ड डिक्री है वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिक्री नहीं है, नहीं, क्योंकि मानी जा रही है, इसना तो डीम्ड डिक्री। तो जहां कहीं भी कहीं डिक्री आई होगी जिसमें फीचर नहीं होंगे, आप उसको डीम्ड डिक्री में रख सकते हैं, चाहे वो सेक्शन 22 के डेफिनेशन में उसका नाम लिखा हो या कहीं और लिखा। डीम्ड डिक्री कहां कहां मिल सकती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। डीम्ड डिक्रीज, एक तो है डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, रीइंस्टीट्यूशन का जो क्वेश्चन डिसाइड होता है, कोई पार्टी मर गई, उसकी जगह पे कौन आएगा, कहां, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ, मर तो नहीं गए, कहीं किसी का कुछ किसी पे ड्यू है, उसी में मांगने लगा, बाद में बताएंगे, बहुत छोटा नहीं, इतना छोटा नहीं है। एक तो प्रत्यास्थापन के निर्धारण में और दूसरा रिजेक्शन ऑफ प्लेन। इसके अलावा और भी तमाम जगह पर डीम्ड डिक्री होती है, जैसे an order passed under order 21 rules 46B 46C 46A, ठीक है, ऐसे तमाम जगह पर डीम्ड डिक्रीज हैं, ठीक है। तो डीम्ड डिक्री मीन्स अ डिक्री in which there are the elements, the ingredients to be decree are absent, or some of the ingredients, essential ingredients, are not there. Even this
डील टैक्स डिक्री, सो इट इज डीम डिक्री। तो प्रकल्पित आज्ञप्ति का मतलब न्याय, ऐसा न्याय निर्णयन है जो धारा 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार आज्ञप्ति होने की शर्त को पूरा नहीं करता, लेकिन उसे आज्ञप्ति माना जाता है। इट इज डीम डिक्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री, पार्शली प्रिलिमिनरी पार्शली फाइनल डिक्री, ये तो मैं जब सेक्शन पढ़ाऊंगा 2 तो बहुत विस्तृत पढ़ाऊंगा। कल हम पढ़ाएंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट गार्निसी। ठीक है, गार्निसी के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके पास कल पढ़ने के बाद परसों का समय है, आपको डिसाइड करना है इस क्लास में आपको कंटिन्यू रहना है कि नहीं रहना है। मंडे से इसमें पेड क्लास चलेगी। अभी तो 200 रजिस्ट्रेशन पे क्लास चल रही है, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो अलग। ठीक है, ओके बाय। प्रणाम सर। प्रणाम खुश गुरुदेव। खुश।